तो विद्यार्थियों, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है विराम और गति, रेस्ट और मोशन। सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि हम किसी भी वस्तु को गतिमान कब कहेंगे और किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में कब कहेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि आखिर विराम और गति का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ये ए, और कोई एक हम पॉइंट ले लेते हैं बी। अगर कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपने स्थान का परिवर्तन नहीं कर रही है, समय बढ़ रहा है बट स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी वस्तु को कहा जाएगा कि यह वस्तु विरामावस्था में है। तो कह सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में आती है। लेकिन हम गति में कब कहेंगे? जब किसी बिंदु और समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपना स्थान लगातार परिवर्तित कर रही हो तो उसे हम गतिमान वस्तु कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समय और किसी बिंदु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिमान वस्तु कहलाती है। ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि विराम और मोशन या गति का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, सापेक्ष एक ऐसा वर्ड है, सापेक्ष एक ऐसा वर्ड है जिसे आप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं या आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं तो आप उस फ्रेम में स्थिर हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको स्पेस या चंद्रमा से देख रहा है तो आपको घूमता हुआ पाएगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? बदल गया। एक बस में बैठा व्यक्ति उस बस के अंदर सभी व्यक्तियों के सापेक्ष विरामावस्था में है, लेकिन अगर आप उस बस में नहीं बैठे हैं और बस चल रही है तो उस बस के अंदर बैठे हुए सभी व्यक्ति आपके सापेक्ष गतिमान अवस्था में होंगे। सोचिए, उस बस के अंदर बैठा हर व्यक्ति आपस में क्या है? विरामावस्था में है। लेकिन जब आप उस बस से उतरते हैं और वो बस आगे बढ़ती है तो बस के अंदर बैठे व्यक्ति अभी भी विरामावस्था में आपसी सापेक्ष में है, लेकिन आपके सापेक्ष में वो कैसे हो गए? गतिमान हो गए। तो सापेक्षता एक बहुत ही आवश्यक तत्व होती है जब भी हम विराम या गति के बारे में बात करते हैं। बस के बाहर आप हैं, बस चल रही है, बस गतिमान है, लेकिन बस के अंदर आप हैं और आप अंदर बैठे हुए बस के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों के माध्यम से देख रहे हैं तो आप फिर विरामावस्था में आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। गति कई तरीके की होती है, कई प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे रेखीय गति। रेखीय गति, लीनियर मोशन, एक सरल रेखा में जब आप गति करते हैं, जब आप एक सीधी रेखा में गति करते हैं तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं, लीनियर मोशन। यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन क्या होता है? अचानक से इधर उधर भागना, जैसे मक्खी इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, ऐसे गई, ये गति कैसे गई? रैंडम मोशन हुआ। फिर एक आता है वृत्तीय गति, जब आप किसी बिंदु के परतः घूम रहे हो तो वृत्तीय गति हो जाती है, एक सर्कुलर मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जब आप सर्किल में घूम रहे हो, वृत्त के अनुसार घूम रहे हो तो उसे आप सर्कुलर मोशन कहेंगे या वृत्तीय गति कहेंगे। तो दोलनी गति क्या होगी? किसी बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु इधर उधर गति कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? दोलनी गति। ठीक है, तो इस तरीके से गति के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे लीनियर मोशन से। हमें नॉन लीनियर मोशन से अभी कोई खास मतलब नहीं है, हम सारी बात जो है वो लीनियर मोशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए, जो हमारा पहला यहाँ पे आता है वो है दूरी। दूरी आखिर क्या होती है? दूरी का मतलब होता है एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की पूरी लंबाई। मतलब एक वस्तु ए से चलकर बी तक जाती है तो यह इसका दूरी कहलाता है। ठीक है, तो दूरी क्या होती है? एक निश्चित समय में तय किए गए
मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अदिश राशि होती है। मात्रक मीटर होता है, विमा एल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन की। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, अंतिम का मतलब कैसे, जैसे ये ए चला, यहां से यहां मुड़ा, फिर यहां आके रुक गया, तो प्रारंभिक क्या हुआ इसका, प्रारंभिक इसका ए हुआ और अंत इसका बी हुआ। इसके बीच की न्यूनतम दूरी ये, तो ये जो है ये आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो किसी वस्तु के एक निश्चित समय में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। ये कैसी राशि है, सदिश, मात्रा कभी भी मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या होगा, मीटर पर सेकंड, LT -1 कैसी राशि होगी, अदिश राशि। फिर होता है वेग, विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकंड, LT -1 और कैसी राशि होगी, कैसी राशि होगी, सदिश। इसे ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब जो एक अगला सवाल आता है वो दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पर एक सवाल उठता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा दूरी और चाल ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है इनके लिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। जबकि विस्थापन और वेग ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है दिशा। तो सदिश राशि है, इसलिए इनकी दिशा होगी तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जीरो कौन सा केस होगा, जीरो केस कैसा होगा समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो यहां से उठी और घूम के यही चली आई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब एक समान हो गया तो देखिए विस्थापन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब बताइए दोनों बिंदु ए ही है ना, तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया आपका, जीरो। तो उस वजह से जब विस्थापन हमारा जीरो हुआ तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, ये भी जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन और वेग ये जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जबकि दूरी और चाल के लिए हम कभी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा परिमाण होता है और परिमाण या संख्या जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की बात यहां नहीं करते हैं। इसीलिए दूरी और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज सीखते हैं, वो है हमारा त्वरण। आखिर त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। याद रखिएगा, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। इसे ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, कुछ नोटेशन बता देता हूं। अंतिम वेग के लिए नोटेशन स्मॉल v और प्रारंभिक वेग के लिए नोटेशन u होता है और समय के लिए हम t यूज करते हैं।
तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसे ध्यान रखिएगा। अब ये कैसी राशि है, वेग सदिश है, तो त्वरण भी कैसा होगा, सदिश राशि होगा। दूसरा, इसकी v मान LT माइनस 2 होगी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोचिए, अगर किसी वस्तु का अंतिम और प्रारंभिक वेग, मतलब एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। सोचिए, अगर कोई वस्तु यहां से यहां जा रही है, इसकी गति हर समय 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो 5 माइनस 5 0, त्वरण क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ये एग्जाम का पेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब कुछ ग्राफ के विषय में सीखते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी सवाल कई बार एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है वो हम निकालते हैं विस्थापन और समय के बीच में। विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ निकालते हैं। विस्थापन को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं और समय को t से कर देते हैं, तो ये d हो गया। ठीक है, ये आपका t हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, d और t। चलिए, ये एक वस्तु है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, लीनियर मोशन में साफ दिखाई दे रहा है। ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। चलिए, इसका कोण निकालते हैं। तो कोण कैसे निकालेंगे, tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो tan थीटा क्या होगा, एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो क्या होगा, D2 माइनस D1 डिवाइड बाई T2 माइनस D1। देखिए, ये क्या है, स्लोप ही तो है। क्या है, स्लोप। स्लोप है ये। स्लोप क्या बोलते हैं, y बाई एक्स। ऐसे निकालते हैं हम लोग स्लोप को। तो अब यहां पर तो जो आपका ये स्लोप है d, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू d बाई टी। ठीक है, डेल्टा d बाई डेल्टा टी। अब आप ध्यान लिखिए, वेग परिवर्तन यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी, ये आपका क्या हो रहा है, विस्थापन, और ये क्या हो रहा है आपका समय। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि विस्थापन समय ग्राफ का जो कोण होता है या स्लोप होता है वो हमेशा किसको बताता है, वेग को बताता है। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं ना, tan इनवर्स डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। इसे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमें कहता है कि एक ग्राफ दिया, एक क्वेश्चन लगाते हैं, ग्राफ दिया, ये d है, ये t है, विस्थापन और समय, बोलता है ये 45 डिग्री है। तो वेग क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा। तो आप कुछ मत करिए, tan थीटा क्या होगा, tan 45 1, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी, मीटर पर सेकंड। ये आपका आ जाएगा वेग। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका निकालने का होता है जब हम बात करते हैं ग्राफ की। क्लियर ये बात। अच्छा, एक ग्राफ अगर मान लीजिए इस तरीके से बनाए, कोई ऐसा ग्राफ बनाए डी और टी में, ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए, डी लगातार बदल रहा है, मतलब वस्तु अपना स्थान लगातार बदल रही है, पर समय जो है वो नहीं बदल रहा। तो एक ही वस्तु एक समय पे अलग अलग स्थानों पे नहीं हो सकती है। इस वजह से इस तरह के ग्राफ जो होते हैं वो असंभव होते हैं, ऐसे ग्राफ नहीं बना सकते आप। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वेग और समय के बीच के ग्राफ के विषय में। अब बात करते हैं वेग और समय संबंधी ग्राफ पे। वेग v
और समय t, इस पे बात करते हैं। तो क्या होगा, एक ग्राफ ले लेते हैं, ये v हो गया, ये t हो गया। चलिए, ये एक वस्तु जो है ट्रेवल कर रही है, ये थीटा है। तो सेम स्लोप निकालते हैं इसका भी, ये t2 हो गया, ये t1 हो गया, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, ये v1 है, ये v2 है। अब यहां पे हम इसको निकालते हैं tan थीटा, वापस स्लोप निकालेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। क्या बनेगा tan थीटा, ये बन जाएगा आपका डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। ध्यान रखिए, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। तो वेग समय ग्राफ में, याद रखिएगा, वेग समय ग्राफ में जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, जो स्लोप होता है, वो क्या बताता है, त्वरण। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक चीज और निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालें, चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। तो इसका क्षेत्रफल एरिया होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू टी, क्या होता है, आधार गुणा लंबाई होता है। तो आधार क्या हो गया, t इंटू ये आपका v। तो अब यहां पे v इंटू टी किया आपने। चलिए एक चीज समझते हैं, 1/2 t का क्या होगा, टाइम सेकंड, और ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। दोनों कैंसिल आउट हुए, बचा क्या हमारे पास, मीटर। तो ये बताइए, मीटर किसकी इकाई होती है, मीटर इकाई होती है आपकी दूरी की, विस्थापन की। तो वेग है तो विस्थापन लेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो हमेशा विस्थापन को बताता है, और अगर यही चाल समय ग्राफ होगा तो ये आपका दूरी को बताएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, ठीक है, ये v है, ये t है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। पूछता है कि कितनी दूरी या कितना विस्थापन जो है वो तय किया। तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेग, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और उसके ग्राफ के विषय में सीखा। अगले क्लास में हम लोग गति के समीकरण के विषय में समझेंगे और कुछ वहां पर क्वेश्चंस लगाएंगे।